Hey guys, good morning. All right, so लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था विद द बेसिक आइडिया ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्विक रिकैप करते हैं और उसके आगे का आज का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। We'll wait just couple of minutes for other students to join in. Good morning, Utsav. Yes, good morning, Arun Krishnan. Good, so ऑल राइट, हेलो नमस्ते, सब आ रहा है स्टूडेंट। सुबह सुबह आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। गुड। श्रीतम, डीपीपी का स्कोर डीपीपी के टेस्ट में कितना आया? यार एक्चुअली वो डीपीपी में ऐसा कोई पर्टिकुलर मैक्सिमम मार्क नहीं, वो चेंज होता रहता है। 28 कितने में से आया, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच विल बी क्रूशियल। अब मुझे याद नहीं है कि कितने था, बट ऑन एन एवरेज डीपीपीज में आप लाइक 80% के आसपास तो स्कोर करने चाहिए हो। 80% will be a decent score, not great but decent. उससे ज्यादा है तो अच्छा है। ऑल राइट, सो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। एंड हाँ, मतलब राइट, लास्ट लेसन के मैंने आप लोगों को लेक्चर नोट्स वगैरह नहीं लिखवाए थे, तो एज ए सेड कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने अभी आज के लेक्चर में ना उसके यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो जो क्रूशियल पॉइंट्स थे। ये आप पढ़ लोगे तो इतना काफ़ी, आपको एकदम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड बाय वर्ड याद करना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो एकदम मैं क्विक वही रिकैप करना चाह रहा था ऑफ द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, all right, so enough number of students have joined in now. Let's begin today's discussion. And as a quick recap, just flip this over. Okay, now as a recap of what we did in the last class, हम लोगों ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। तो सबसे पहली चीज तो उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप आप लोगों को एक बार ध्यान में रहना चाहिए, राइट? बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। लाइक देयर इज दिस ग्लास ट्यूब एंड उस ग्लास ट्यूब के अंदर वी हैव इलेक्ट्रोड्स which are connected to a high potential difference source. ठीक है, and we also ensure that we suck out most of the gas out of this tube. ठीक है, so gas at low pressure, ठीक है, that is important. gas at low pressure नहीं होगा तो फिर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली रन नहीं करता। And based on that, what we observed was there was a green glow on the glass wall. ठीक है, now हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉडिफिकेशन डिस्कस करे थे एंड उसके बेसिस पर कैथोड रे ट्यूब की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, वो भी मैंने नीचे लिख दी हैं, लिस्ट कर दी हैं। बट एज अ क्विक यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द कैथोड रे ट्यूब वर्कड, तो उसको एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, okay, so there is this one important doubt which is coming from Utsav that sir, अगर गैस सक आउट करना ही है तो फिर गैस अंदर डाला ही क्यों? ठीक है, ओके, सो फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनना यहाँ पर
understand the timeline perspective of how things got discovered. So अंडरस्टैंड, जब ग्लास ट्यूब बनाई जाती है, ठीक है, आप ग्लास ट्यूब बनाओगे एज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, तो ग्लास ट्यूब के अंदर ऑलरेडी एयर भरा हुआ होता है, ठीक है। जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, आप इस अर्थ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, आप स्पेस में जाके तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे हो। तो अर्थ में आप जब बनाओगे, तो जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस जमाने में, जैसे मैंने आपको बताया दैट साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, एंड उनको पता पड़ा कि जब लो प्रेशर पर गैसेस होते हैं, ठीक है, लो प्रेशर पर गैसेस होंगे, तो उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क है वो ज्यादा लंबा ट्रैवल करता है, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मतलब आप लोग घर पे भी जब अपने सॉकेट में, घर के जो इलेक्ट्रिकल प्लग के सॉकेट्स हैं उसमें कभी ऑन स्विच ऑन प्लग के अंदर कुछ डिवाइस लगाते हो, तो अचानक से स्पार्क का आवाज आता है, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू एयर ऑल्सो, ठीक है। जब आपका एकदम बहुत पास पास कनेक्शन है, आपका ये प्लग है और इसके एकदम बहुत पास आप अपना डिवाइस का प्लग लेके चले गए, तो एक स्पार्क होता है। तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रैवलिंग एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस थ्रू एयर ओनली। अब उस जमाने में व्हाट वाज अंडरस्टूड वाज दैट अगर एयर का प्रेशर लो होता है तो ये स्पार्क जो है वो ज्यादा लंबा ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मतलब एकदम पास पास यू नो दो ऑपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रोड्स को होने की जरूरत नहीं है, दे कैन बी लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन हो रहा था, एंड उस लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए वैक्यूम से गैस को सक आउट करा जा रहा था, ठीक है। अब उस जमाने में, ठीक है, वैक्यूम की टेक्निक्स भी ऐसे नहीं थे कि बहुत एडवांस टेक्निक्स थे। तो ऐसा नहीं था कि उस जमाने में वैक्यूम वाज समथिंग व्हिच वाज इजीली क्रिएटेड, सो देयर वर लिमिटेशंस। उस जमाने में 10 की पावर -3 एटीएम प्रेशर, इतना लो प्रेशर क्रिएट करना भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। आज की तारीख में तो हम 10 की पावर -9 एटीएम तक भी चले जाते हैं विद द डिवाइसेस दैट वी हैव, बट उस जमाने में 10 की पावर -3 एटीएम वाज नहीं नहीं, ओके, शिवांश का डाउट है सर ग्लास ट्यूब कोलैप्स कर जाएगा क्या इफ वी रिमूव ऑल द गैस? नहीं नहीं, वो ग्लास ट्यूब नहीं कोलैप्स करेगा, बिस्लेरी का बॉटल लगाया होगा हल्के प्लास्टिक का तो वो कोलैप्स कर जाएगा ठीक है। बट ग्लास का मटेरियल इतना स्ट्रांग है कि वो 1 एटीएम का प्रेशर डिफरेंस तो हैंडल कर ही सकता है ना, उसका जो इंटरनल मटेरियल है वो इतना स्ट्रांग है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अगर आप कंप्लीट वैक्यूम भी क्रिएट कर दोगे तो डिफरेंस कितना रहेगा प्रेशर का, 1 एटीएम बाहर और 0 एटीएम अंदर, तो 1 एटीएम का प्रेशर तो मतलब ग्लास ट्यूब आसानी से हैंडल कर सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, कि ये जो प्रेशर जनरेट हुआ, लो प्रेशर जनरेट हुआ, अब उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट रन करा गया, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंगली, अब ध्यान से सुनना, this was these are actually old setups, ठीक है। these are in fact called as cold CRTs, ठीक है, जिसके अंदर ये गैस का यूज करा जाता है, ठीक है। अभी नए सेटअप में what you come across sometimes are also called as hot CRTs, hot cathode based CRTs भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें गैस की जरूरत नहीं पड़ती अंदर, ठीक है। इन हॉट CRTs में व्हाट दे डू इज कि ये ऐसा ग्लास ट्यूब का सेटअप है, एंड उसमें आप ऑलमोस्ट पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दो अंदर, ठीक है। एंड ये जो कैथोड का इलेक्ट्रोड होगा इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू करंट ट्रांसफर होने पर ये हीट होता है, और हीट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन, ठीक है। ये कोल्ड CRTs जो थे पुराने जमाने के, जिनके अंदर गैस भरा होता था, ठीक है, ये थोड़े से कम रिलायबल होते थे, बिकॉज धीरे धीरे गैस का प्रेशर कम होता जाता था और इनका वर्किंग इम्पैक्ट होता था। वेयर एज हॉट CRTs में देर इज नो गैस इनसाइड,
मतलब, और you can say very 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 small amount of gas, मतलब even if we try to create a zero vacuum, very very small amount of gas that was present, and इसमें जो electrons थे वो सीधे heat की वजह से, ठीक है, हीट की वजह से कैथोड के मटेरियल से निकाल लिए जाते थे, एंड जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता था उसमें वो हाई स्पीड से ट्रैवल करते थे, ठीक है। इनफैक्ट जो आपके पुराने जमाने के कलर टीवी होते थे वो भी इसी हॉट सीआरटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, आपसे कोई पूछेगा नहीं ये सब डिटेल्स, ये जस्ट मैं एज एन एडिशनल नॉलेज बता रहा हूँ। ये जो गैस बेस्ड सीआरटीज थे इनमें होता क्या था, ठीक है, ध्यान से सुनना, दिस वाज समथिंग व्हिच आई डिड नॉट एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लास, दैट जब इस ग्लास ट्यूब के अंदर थोड़ा सा गैस प्रेजेंट है, ठीक है, आपने कोशिश करा लो प्रेशर लेके आए आप से 10⁻³ तक आप लेके चले गए, बट स्टिल जो भी गैस का क्वांटिटी अंदर प्रेजेंट होता है तो उस गैस के अंदर ऑलरेडी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो गैस था इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशंस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच this gas has inherently some very small fraction of ions, मतलब आपके रूम में जो भी गैस है उस सैंपल को आप कलेक्ट करके एक ट्यूब के अंदर रख लो, तो उस ट्यूब के अंदर जो सैंपल होगा उसके अंदर थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ गैस के आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दैट गैस वुड हैव बीन एक्सपोज टू रेडिएशन, ठीक है। एंड रेडिएशन कैसा होता है? रेडिएशन इज समथिंग विच हैज द capability, ठीक है, not all radiation but some radiations have the capability to eject electrons out of the atoms and convert these atoms into positive gaseous ions, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन रहेगा, जैसे इस रूम के अंदर भी आपके रूम के अंदर लाइट आ रही है मतलब रेडिएशन आ रही है, अब वो रेडिएशन में कोई ना कोई रेडिएशन ऐसा हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब। अब जैसे ही आपने, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बहुत ही एक फ्रैक्शन ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है गैस का, अब जैसे ही आपने 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव गैस का आयन है दिस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है, एट रियली रियली हाई स्पीड, बिकॉज बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है, ठीक है। एंड जैसे ही ये इस तरफ मूव करना शुरू करेगा इट विल कोलाइड विद अदर गैस एटम्स ऑल्सो, ठीक है, एंड उनको भी आयन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही उनको स्ट्राइक करेगा उनसे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेगा, उनको भी आयन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या हो गया? चेन रिएक्शन हो गया कि ये अब गैस के आयंस और आयंस क्रिएट करेंगे, एंड with within a small amount of time these can actually strike the material of cathode also, ठीक है, जो कैथोड का मटेरियल होगा, जो मेटल होगा उसको भी स्ट्राइक करेंगे ये, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव आयंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर भी कोलिजन होंगे, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए ये इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करेंगे एंड दे विल फॉर्म व्हाट वी कॉल एज कैथोड रेज, ठीक है। एंड जो ये पॉजिटिव गैस के आयंस हैं जो कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज एनोड रेज, ठीक है। तो मैं एनोड रेज के बारे में थोड़े टाइम बाद बात करूंगा, ठीक है। अभी के लिए हमारा फोकस कैथोड रेज पे रहेगा, ठीक है। ओके, रक्षित का डाउट आ रहा है व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर। वेल, certainly there can be a change in the pressure of the gas but not necessarily something which is really going to impact the experiment, ठीक है। So temperature का change is not something which bothers much in this situation, ठीक है। So आपको समझ में आया that at the background what is exactly happening inside the cathode ray tube that generates these particles, that generates these electrons, ठीक है। Now अब
now that you know this background, अच्छा ओके, एक एक करके क्वेश्चन हैंडल करते हैं। सो नीरव का डाउट है, सर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आयन को हिट करे और एटम बना ले? हो सकता है नीरव, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कोलिजन दैट आर हैपनिंग, हो सकता है कि कोई ऐसा एक कोलिजन हो जिसमें लो स्पीड पर इलेक्ट्रॉन और एटम हो, रिलेटिव स्पीड कम हो, and that electron is caught by the nucleus and it becomes part of the atom। हो सकता है, बहुत ही एक faint possibility है, but doesn't really matter because our majority of particles, they are traveling at a very high speed and they go in straight line left to right or right to left, and result of which is these rays that we observe। ठीक है, all right, then next question है आर्य का, then temperature, what will happen to the cathode, won't the glass melt? नहीं नहीं नहीं, इतना इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता है कि आपका ग्लास मेल्ट हो जाए। मतलब ग्लास को मेल्ट करने के लिए काफी हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, तो दैट वोंट हैपन। ठीक है, ओके, देन आर्य का डाउट है, आर सीआरटी इज सेम एज इलेक्ट्रॉन गन्स? वेल, मोर और लेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन्स का भी यही प्रिंसिपल होता है, दे वर्क ऑन दिस थर्मोनिक एमिशन, जहां पर हीट अप करते हो तो एनर्जी मिलती है और उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करा जाता है। ठीक है, ताकि दे बिकम हाई स्पीड बीम। ठीक है, ओके, देन शिवांश का डाउट है दैट कैन वी ऑल्सो कॉल दिस कैथोड रेज एज बीटा रेज? मतलब सी, beta rays are also made up of electrons, cathode rays are also made up of electrons। ठीक है, दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है, वैसे तो ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, बट मैं अभी शिवांश जस्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, कैथोड रेज के अंदर टिपिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराते हैं और उनसे जो रेज बन रही होती है उनको हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं। बीटा रेज जो होता है दैट इज एक्चुअली समथिंग विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, तो उसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, अब ये सब मत पूछना मुझसे कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है एंड इसको हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, so just to entertain that doubt of yours, not want to go into details of nuclear chemistry। okay, then अंशुमन का डाउट है, can there be a change of color? so कलर कैसा हो रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना अंशुमन, द थिंग इज दैट ये ग्लास वॉल पर, ठीक है, ये ग्लास वॉल पर जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस समथिंग हैपन्स। व्हाट इज दैट समथिंग, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थर्ड फोर्थ लेक्चर में जब हम लोग आएंगे। something happens as a result of which radiations are emitted। ठीक है, एंड ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आप बोल लो, ऐसा है दैट ग्रीन कलर दिख रहा है। ठीक है, ग्रीन ग्लो दिख रहा है। ठीक है, इसके पहले जब आपने एक्सपेरिमेंट देखा था तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स ये गैशियस आयंस के साथ टकरा रहे थे, ठीक है, गैस एटम के साथ टकरा रहे थे, ठीक है, तब भी क्या हो रहा था, रेडिएशन निकल रहा था एंड वो रेडिएशन का वेवलेंथ कुछ ऐसा था दैट पिंक ग्लो, ठीक है, पिंक ग्लो या फिर जो भी आपको पर्पल ग्लो बोलो वो दिख रहा था। सो व्हेन पार्टिकल्स स्ट्राइक विद ईच अदर, ठीक है, एक काइंड ऑफ सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग को, दैट व्हेन पार्टिकल्स स्ट्राइक विद ईच अदर, यू नो समटाइम्स रेडिएशंस आर एमिटेड, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कलर दिखते हैं अलग अलग। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर ग्लास वॉल की जगह ग्लास वॉल पे जिंक सल्फाइड कोटेड हो, ठीक है, तो आपको और ब्राइट या और कोई अच्छा सा कलर विजिबल हो। ठीक है, so that changes from substance to substance, that's not something which is a very big deal। and वो कलर और ये रेडिएशन क्यों निकलता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके, देन पवन का क्वेश्चन है, डज प्रेशर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट? हाँ, मतलब लो प्रेशर होना चाहिए।
लो प्रेशर नहीं है तो फिर द प्रॉब्लम इज दैट ये जो कैथोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ठीक है, इनको ग्लास वॉल पे जाके टकराने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस होती है तो, ठीक है। इसलिए जैसे स्टार्टिंग में आपने वो एक्सपेरिमेंट जो कल देखा था वीडियो, उसमें स्टार्टिंग में एक्चुअली पिंक ग्लो ही दिखता है बिकॉज ऑफ द गैस एटम्स दैट आर सो मच प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। वो तो बाद में जब गैस एटम सक आउट कर पाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स फिर ट्रैवल कर पाते हैं एंड दे आर एबल टू देन स्ट्राइक द ग्लास वॉल, ठीक है। ओके, देन आदित्य का डाउट है वी नीड हाई नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉर ग्रेटर इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाई डू वी यूज लो प्रेशर। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा ना, अगर हमारे पास ज्यादा गैस हो जाते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स गैस के एटम्स के साथ में कोलाइड करते रह जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू गो टुवर्ड्स द अदर साइड, ठीक है। देन श्रीतम का वापस से डाउट है कि एक्सप्लेन थर्मोइनिक एमिशन, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, आप हीट करते हो कैथोड को और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एंड उन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ ले जाया जाता है थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच क्रिएट्स दैट ग्लो, दैट इज इट। ऋषि का क्वेश्चन था व्हाई इज देयर अ रेड ग्लो, वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनोड रेज, जो अंदर गैस के आयंस प्रेजेंट है उनकी वजह से, ठीक है। All right, then Vinay, I will not take that doubt because it's kind of asking me to re-explain the entire thing. Then, if electrons were discovered first, then why in the earlier days electricity considered the flow of protons on positive charge? मतलब electrons, I think okay, timeline आप confuse कर रहे हो पूजा, electrons जो 1890s में या 1900 में आप मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स समझ में आए थे लोगों को, ठीक है। उसके पहले भी इलेक्ट्रिसिटी स्टडी होता था बट वो सब फैराडे के ज़माने पे था एंड इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज वेयर वी अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रॉन्स जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। Okay, so then ऋषि का डाउट है बियॉन्ड सर्टेन वोल्टेज व्हाई डज पिंक कलर टर्न इनटू ग्रीन। नहीं, वोल्टेज चेंज करने की वजह से नहीं हुआ था वो पिंक से ग्रीन, वो गैस को हमने निकाल लिया था बाहर एक्सपेरिमेंट के सेटअप से, इसकी वजह से हुआ था। पिंक वाज बिकॉज ऑफ द गैस एटम्स और आयंस एंड ग्रीन कलर वाज समथिंग व्हिच वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द ग्लास वॉल्स, ठीक है। आर्य का क्वेश्चन था फॉस्फर शीट्स इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग, यस। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ परफेक्ट वैक्यूम ऑन अर्थ। हाँ, मतलब आप लोग कर सकते हो, आप बैरोमीटर वगैरह में क्रिएट कर ही सकते हो, बट परफेक्ट वैक्यूम आप डिटेक्ट करना पॉसिबल कैसे है वो भी एक क्वेश्चन होता है। इफ इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड फर्स्ट, अच्छा नहीं ये तो हो गया, ओके, ठीक है। देखो चार चार बार आप अपना डाउट लिखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट्स समटाइम दैट आई टेक सम टाइम टू स्क्रॉल थ्रू द डाउट्स, तो आप एक ही डाउट को 5 बार लिखोगे तो वो ना तो डाउट ऐसा हो जाएगा कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ना ही ऐसा होगा कि आई विल बी एबल टू मैनेज इट। ऑल राइट, सो कमिंग बैक, ये एक बेसिक सेटअप था हमारा, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आप लोगों को मैंने बताई थी। इलेक्ट्रॉन वर्ड बाद में नाम कॉइन किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद नोटिस करना कि आफ्टर द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज डन, ठीक है, अराउंड 1890s में, 1898 और 1900 के आसपास आप मान लो दैट जे जे थॉमसन, ठीक है, जे जे थॉमसन इज another great scientist उस जमाने के in the field of electricity and magnetism, and he had developed this technique called as mass spectrometry, ठीक है। ये टेक्निक एक ऐसा टेक्निक था जिसके हेल्प से चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करा जाता था, ठीक है। सो बिकॉज अब कैथोड रे के पार्टिकल्स चार्ज्ड थे तो उनका स्टडी थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक वाज बीइंग डन बाय जे जे थॉमसन एंड इसके सेटअप में व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे ऑब्जर्व करना,
वेरी सिंपल, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये सीआरटी का सेटअप है, कैथोड एनोड, एंड इस समय एनोड जो लिया गया है वो एक्चुअली ऐसा परफोरेटेड एनोड ले लिया है। एनोड परफोरेटेड मतलब इन द सेंस इट वाज समथिंग जिसके बीच में पैसेज था फॉर द कैथोड रेज टू पास थ्रू। ठीक है, तो कैथोड रेज पास हो गए, एंड अब ये जो कैथोड रेज पास हुए, इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, उनका एनालिसिस करा गया कैसे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाया। ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या हो जाता है कि रेज डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उस डिफ्लेक्शन को काउंटर करने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। ठीक है, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे इफेक्ट करते हैं, दैट इज समथिंग जो कि आप बाद में फिजिक्स में पढ़ोगे इन डिटेल्स। देयर आर दीज लॉज, right hand rule, left hand rule, which talk about the direction of deflection and all, but अभी हमको उन डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही छोटा सा बस अंडरस्टैंडिंग समझना कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कैथोड रे के पार्टिकल्स जो हैं, ये चार्ज्ड हैं, तो they get deflected because of electrical and magnetic field. And mass spectrometry experiment में what happens is that इन deflections को आपस में cancel out करा जाता है। ठीक है, as you can read the statement here, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है that ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरीके से रहता है that they cancel out each other's deflection। ठीक है, एंड उसके बाद फिर कैलकुलेशन करी जाती है। जब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अगेन नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशन, व्हाट यू गेट फॉर दैट पार्टिकल इज चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक है, जो फॉर्मूलाज होते हैं जिनको अप्लाई करा जाता है, इक्वेशंस को बैलेंस करा जाता है, तो उससे पार्टिकल्स का चार्ज अपॉन मास रेशियो आ जाता है। तो यही चीज इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ करा गया था in the cathode ray tube experiment, and what was surprising to J.J. Thomson was that this charge upon mass ratio was always coming out to be 1.76 into 10 की power 11 coulomb per kg. This was something which was coming out to be constant and irrespective of the type of gas or the material of electrode that was being taken. ठीक है, आप गैस, नाइट्रोजन गैस लो या हीलियम गैस लो, या फिर आप मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड में मेटल्स चेंज करते जाओ, किसी से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। द वैल्यू ऑफ Q by M, the charge upon mass ratio, was coming out to be same for these electrons, and this is what led to this conclusion that electrons are subatomic particles, that electrons are present in all substances and are present inside the atom. Because of this setup that we have, we are able to take them out of the atom. Okay, so this was another important addition to the discovery of electrons, that electrons were now being considered as subatomic particles. ठीक है, जो डाल्टन का theory था, the atom was indivisible, that was now contradicted. Now अभी भी नोटिस करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कहानी में थोड़ा सा और डिटेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। पहला एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट टू बी डिस्कस्ड वाज दिस थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट another experiment which talks about the understanding of electrons, which is called as Millikan's oil drop experiment. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना। ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बट मैंने हेल्प के लिए ये विकी का एक पेज चुरा लिया है, तो इसमें आप सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग देखना दैट हाउ द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज। ठीक है, एंड मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा इसे क्लास नोट्स, तो अभी आप फोकस करो समझने के ऊपर, बाद में आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं क्रिस्प छोटे छोटे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वही आपको बोलूंगा लिखने के लिए। जैसे मैंने लास्ट में बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे जब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट टेकअवेज, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे ट्यूब। अब मैं हर एक चीज को बैठ बैठ के डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ ना, दैट ये मॉडिफिकेशन लगाया, पैडल व्हील लगाया और पैडल व्हील लगाया और पैडल व्हील रोटेट करा, ठीक है, लेट इट बी। वो सब चीजों की डिटेल्स की जगह जस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मैं यहाँ पे आपके लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट समझना किस तरीके से था।
सो एक चेम्बर है, ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पर दिस इज अ चेम्बर और यू कैन से अ वेसल, जिसके अंदर ऐसे ऑयल स्प्रे करने का प्रोविजन है, ठीक है। ये ऑयल का यहाँ पर एक डिवाइस है एंड उस ऑयल के डिवाइस से हम लोग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल अंदर थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इस चेम्बर के अंदर एक और प्रोविजन है, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं किया गया है, बट एक और प्रोविजन है दैट इस चेम्बर के अंदर एक्सरेज डाले जा सकते हैं, ठीक है। एक्सरेज क्या करते हैं, एक्सरेज क्यों डाले जाते हैं, दे आयोनाइज द गैस प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। तो जो भी ये एक्सरेज क्या होते हैं, एक्सरेज हाई एनर्जी के रेडिएशन होते हैं, तो वो जब अंदर जो गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको स्ट्राइक करेंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब नोटिस करना दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स दे आर एबल टू अट्रैक्ट, ठीक है, इनकी सरफेस के ऊपर ये चार्ज्ड पार्टिकल्स आके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, दिस और यू नो व्हाट वी कैन से इज दैट these oil particles become charged as what happens as the you can say electrons or gas ions get stuck to them। तो इससे क्या हो जाता है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट्स पर भी चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करना, यू माइट आस्क कि सर ऑयल ड्रॉपलेट क्यों यूज करा, कुछ और क्यों नहीं यूज करा, वाटर क्यों नहीं यूज करा। सो ऑयल ड्रॉपलेट्स के केस में वन थिंग विच वाज हेल्पफुल वाज दैट ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो कलर्ड होने की वजह से दे आर एबल टू बी बेटर सीन अंडर माइक्रोस्कोप, ये एक रीजन था। दूसरा रीजन ये भी होता है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स का विस्कोसिटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से that calculations which were supposed to be done during the experiment, that was something which was quite accurate। now अब ऑब्जर्व करना, हमने इस चेम्बर के अंदर ऑयल डाल दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो ओके, श्रीतम का क्वेश्चन आ गया विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, लेट इट बी। अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द physics part of it, so let me use as simple or as less words that I can, ठीक है। I'll not use any such fancy words because अभी मैं drag force बोल दूंगा तो आप बोलोगे कि ये क्या होता है so let it be, अभी अपना पर्पस वो सब समझना नहीं है। let me kind of use एकदम simple words, let me re-explain। चेम्बर है, चेम्बर के अंदर गैस प्रेजेंट था, एयर प्रेजेंट था मे बी, ठीक है। एक्सरेज डाले, एक्सरेज डालने से आयोनाइजेशन हुआ, ठीक है। एंड ऑयल का हमने स्प्रे करा, ऑयल के ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो गए एंड ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी अब चार्ज हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एंड गैस आयंस उन पे स्टक कर जाएंगे। अब इसके बाद these oil droplets they are made to pass through these plates, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पर ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इन प्लेट्स में ऐसे आप मान लो कि होल्स कर दिए थे ताकि ऑयल ड्रॉपलेट्स उनके थ्रू पास हो जाए, ठीक है। एंड इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है। अब नोटिस करना कि जो भी ऑयल का ड्रॉपलेट था, ठीक है, पहले तो क्या हो रहा था, ये ऑयल का ड्रॉपलेट नीचे जा रहा था बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी का फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है।
नाउ जब ये इन प्लेट्स के बीच में आया और इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज था, ठीक है, चार्ज प्रेजेंट था ऑलरेडी, तो इस ऑयल ड्रॉपलेट पर, ठीक है, एक और फोर्स लगा विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा एंड ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा। अच्छा, अब हो सकता है कि कई ड्रॉप्स में चार्ज इस तरीके से हो कि ऑयल ड्रॉपलेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे लग रहा हो एंड उसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट ज्यादा तेज नीचे चला जाए। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। कई ऑयल ड्रॉपलेट्स पे ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज इतना ज्यादा हो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा हो, ठीक है, चार्ज इस तरीके का हो। सो आउट ऑफ ऑल द अगेन लार्ज सैंपल ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड बाय मिलिकन, ठीक है, कि कई ऑयल ड्रॉपलेट्स बड़े थे, कई ऑयल ड्रॉपलेट्स छोटे भी थे, तो सब पे अलग अलग फोर्स भी लग रहा था। बट आउट ऑफ ऑल द ड्रॉपलेट्स दैट वर देयर, सम ड्रॉपलेट्स एक्सपीरियंस्ड बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे हो गए, ठीक है, इफ द फोर्स बैलेंसेस, ठीक है, देन द ऑयल ड्रॉपलेट्स float, ठीक है, they will kind of stay in the setup, हाँ, and levitate कर रहे होंगे। तो as a result, अब माइक्रोस्कोप से what Millikan was able to do was that he was able to observe these oil droplets and do the calculation for these forces and balance them out, ठीक है। जब उसने इक्वेशन बनाया ग्रेविटेशनल का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करते हुए, तो what he was able to find out was the charge, ठीक है, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। सो Millikan found the charge on oil droplets and different डेटा कलेक्ट करे, डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स का डेटा कलेक्ट किया एंड व्हाट वाज कमिंग एज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन टू मिलिकन, ठीक है। ओके, ऋषि का क्वेश्चन है हाउ डिड ही फाइंड द वेट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो आपने ऑब्जर्व किया ना कि उसने माइक्रोस्कोप से इसका साइज देखा होगा ऑयल ड्रॉपलेट का, ठीक है, यहाँ पे पीछे स्केल लगा हुआ होगा और स्केल से उसने ऑयल ड्रॉपलेट का साइज मेजर किया एंड उससे वॉल्यूम आ गया, क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट तो होगा स्फेरिकल एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल पता है तो उससे उसको मास भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब निटिग्रिटीज हैं एक्सपेरिमेंट के, based on which he was able to do the calculations and was able to calculate the charge of oil droplet. And what he found out with these experiments, ठीक है, वो इक्वेशन से फाइंड आउट करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल के फोर्स के इक्वेशन को ऐड करा ना, एक तरफ ग्रेविटेशन का फोर्स था और एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के, इनको इक्वेट कर दिया। अब इसका डेटा उसको पता पड़ गया एंड इसमें कहीं ना कहीं इसके फॉर्मूला में चार्ज आता होगा, ठीक है, बाकी सब चीजें नोन होगी, तो उस चार्ज से उस इक्वेशन से फिर उसने चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्रेशन लिख के नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 by r², वो सब नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू do right now, neither I'm going to get into the details of the physics part of it, so don't ask me कि आप इक्वेशन लिख के बताओ, क्या है इक्वेशन सॉल्व करके बताओ, वो करने का मतलब हो जाएगा कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने बैठ जाऊंगा, so that is not the purpose. so यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि इक्वेशन लिखी गई एंड उससे चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट निकाला गया एंड डिफरेंट ड्रॉपलेट्स का डिफरेंट चार्ज आ रहा था, ठीक है। What came as a surprise to Millikan was, by looking at the data, he kind of found out that the charge on oil droplets, ठीक है, you can say the magnitude of charge on these oil droplets was always very close to a multiple of
a value of 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb. ठीक है, इसका twice thrice मतलब this is something which was the observation of the data कि oil droplets हैं उनका charge is coming out to be always this multiple of this quantity, this smallest unit, which was 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb. ठीक है, n was just a multiple of it, 1, 2, 3 and so on so forth. ठीक है, so what this led to an important concept called as, ध्यान से सुनना, मैं एक नया word use कर रहा हूँ, quantization of charge. What does this mean? That Millikan concluded that charge exists as discrete quantity. ठीक है, discrete का spelling क्या होगा यार? DISCETE, सिंगल ही आएगा ना? हाँ सिंगल ही आएगा, डबल ही आई थिंक नहीं आएगा पक्का. जस्ट क्विकली गूगल. हाँ सिंगल ही आएगा. सो चार्ज exists as discrete units. ठीक है, what it means is that it is not continuous. Now ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? That charge 1.6 जो, and मतलब मैं इसको स्टेटमेंट को एक्चुअली पूरा कर लेता हूँ. ठीक है, charge exists as discrete unit, not continuous, and smallest unit is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. ठीक है, that is something which was concluded by Millikan. So what it means is that charge, ठीक है, charge can be 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. It can be 2 into 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. It can be 3 into 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb and so on so forth. ठीक है, इसका मल्टीपल हो सकता है, but something like 1.5 into 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulomb, ये गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, इन दो वैल्यूज के बीच में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. 1.6 into 10 की पावर minus 19 and 2 into 1.6 into 10 की पावर minus 19 के बीच में. ठीक है, समथिंग रैंडमली लाइक आप ऐसे बोल दो कि 1 और 2.4 into 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulomb, ये चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, चार्ज इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट्स. ठीक है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस. It is a multiple of this smallest unit, which is 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb, which is what then was assigned as the smallest quantity of charge or the charge of electron. ठीक है, अब ये एक छोटा सा यहाँ पर मैंने एक YouTube का एक वीडियो यहाँ पे डाला है, which is again a simulation of this oil drop experiment. तो मैं एक बार क्विकली इसको प्ले करके दिखा देता हूँ. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. इट इज जस्ट समथिंग विच टॉक्स अबाउट, जैसे अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये सेटअप है. इस सेटअप में ये सिमुलेशन दिखा रहे हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स को कैसे ऑब्जर्व किया गया. तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना. सो अभी जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे फॉल कर रहे हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, सो दैट इज नाउ. अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो को ये प्लग से पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं. अब जैसे उसने खूब सारा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो ड्रॉपलेट्स ऊपर चले गए. ठीक है, बिकॉज अभी मैं वापस थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ. एज यू कैन सी ड्रॉपलेट्स ऊपर चले गए क्योंकि काफी ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया. तो उसको बैलेंस करा. ठीक है, सच दैट some droplets experience balanced forces and are able to kind of stay stationary. ठीक है, अब धीरे धीरे वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया
तो ऐसे ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पर स्टेशनरी हो गए, ठीक है। जो ड्रॉपलेट स्टेशनरी हुए उनको फिर उसने ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड करा एंड ही डिड दैट कैलकुलेशन, ठीक है। सो इट वाज दिस स्मॉल सिंपल सेटअप, एक्चुअली अभी लगने में सिंपल लगता है बट उस जमाने में इट वाज समथिंग व्हिच वाज quite a you know path breaking experiment, ठीक है। एंड नीरव, दिस इज नॉट द रियल एक्सपेरिमेंट, दिस इज जस्ट अ सिमुलेशन ऑफ इट, ठीक है। रियल एक्सपेरिमेंट का भी वीडियोस आई हैव ट्राइड टू कैप्चर की यूट्यूब पे, अगर अच्छा वीडियो मिलेगा क्या, बट द थिंग इज दैट इतना क्लियर विजिबल ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ऑल का कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी क्लियरली विजिबल, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना होता है, अगर वो उसका वीडियो बना के डाला हुआ है कुछ लोगों ने तो, ठीक है। नाउ ओके, विनय का डाउट है, if the electrostatic force and g has the same direction then how it can balance, तो नहीं बैलेंस करेगा ना, वही तो मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं जिन पर बैलेंस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। वो हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ना अपने डिस्कशन में, हम लोग उन्हीं ऑयल ड्रॉपलेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि लेविटेट कर रहे हैं, जो कि स्टेशनरी हो गए, जिन पर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उन पे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं उन पे नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन, दैट्स ओके। ऑलराइट। आदित्य का डाउट है, हाउ डू वी नो दैट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर नॉट आयोनाइज्ड ड्यू टू एक्स रेज। आप कर लो ना आदित्य, इवन इफ ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट्स आयोनाइज्ड विद एक्स रेज, हाउ डज इट मैटर, इट डजंट मैटर, बिकॉज हमें ऑयल ड्रॉपलेट्स चार्ज्ड चाहिए। अब वो आप कैसे भी चार्ज करो, doesn't matter, once they are charged my experiment is something which is going to work because I need those oil droplets to be charged, ठीक है। कैसे हुए वो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मुझे ये समझ में आया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स पे जो चार्ज आ रहा है दैट इज ऑलवेज कमिंग आउट एज अ मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉल क्वांटिटी which is what is now assigned as the charge of electrons, ठीक है। सो अब यहाँ से नोटिस करना एज अ क्विक काइंड ऑफ अ डेटा जो कि आपको याद रखना चाहिए। हम लोगों ने अभी जस्ट ऑब्जर्व करा थोड़ी देर पहले, Q by m, ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन केम आउट टू बी हाउ मच, 1.76 into 10 की पावर 11 कूलम पर kg. This is something which was given by J.J. Thomson. Then charge of an electron, ठीक है, magnitude is something which comes out to be 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम, ठीक है। तो इससे हमें अब समझ में आ जाएगा दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाएगा तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिटेल्स आर समथिंग विच यू शुड नाउ कैप्चर, ठीक है। ऑलराइट सार्थक, आपके क्वेश्चन का आंसर है नो, प्रेशर का इसमें कोई रोल नहीं है। Okay, so this was something which was related to electron and important points around it. अच्छा, अब इसी के साथ में मैं एक बार क्विकली डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ एनोड रेस का भी, ठीक है। यू कैन से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और यू कैन पुट इट एज एनोड रेस। अगेन दिस टर्म प्रोटॉन वाज क्वाइट मच लेटर, ठीक है। एनोड रेज पहले एक्चुअली नाम पड़ा था, सो इट वाज long back that there was this scientist Eugene Goldstein, okay, Eugene Goldstein modified CRT experiment using perforated मतलब उसके अंदर होल्स हैं, perforated anode. So the setup was perforated cathode, my bad, perforated cathode यूज करा। तो उससे क्या समझ में आया दैट ये जो कैथोड का मटेरियल, लेट मी रीड्रॉ दैट सेटअप, ठीक है। अब यू कैन से दैट दिस इज परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज योर
perforated cathode, and again that high potential difference ka source was there. This was anode, and what was then clearly visible to Goldstein at that point in time was that this rays यहाँ पर behind the cathode he observed a very strong pink glow. ठीक है, you can say a pink glow, or you can say actually ये rays का ही था color. ठीक है, in fact let me see if I can find a good Wikipedia पर एक page or a diagram for it. Give me just 1 second. I'll just quickly see if I can find that. If I remember हाँ ठीक है, let me copy this. I will paste it here. ठीक है, वर्टिकल सेटअप है, थोड़ा सा आपको थोड़ा और क्लियरली दिखेगा. अरे ये क्या हुआ, लिंक आ गया. लिंक नहीं चाहिए था यार, मुझे फोटो चाहिए था. गिव मी 1 सेकेंड. ओके, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. All right, I think अब आप लोगों को दिख रहा होगा. So as you can see, ये anode ray tube का setup हो गया. So this is that perforated cathode that I was talking about. ठीक है, ये आपका perforated cathode है. So as you can see that behind the cathode, ठीक है, यहाँ पर this pink glow is something which is because of anode rays. ठीक है, and इनका भी study करा गया in the similar manner like it was done for cathode rays, and इनसे जो important points आए, ठीक है, जो भी important conclusion थे वो कुछ इस तरीके से थे that these anode rays, बाद में पता पड़ा actually that they are made up of what are these anode rays made up of? Any response? हाँ, so आ गया, गलत रिस्पॉन्स आ गया. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, प्रोटॉन्स नहीं होता. ठीक है, सो ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है जो कि आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, दैट दीज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली, ठीक है, एनोड रेज are made up of positively charged gaseous ions. अभी जैसे एक्सप्लेन करा था मैंने आपको कि जो गैस के आयंस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं एट हाई स्पीड्स. तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है. ठीक है, एंड अगर आपने गैस हाइड्रोजन गैस लिया है, ठीक है, तो आप फिर भी बोल सकते हो कि हाँ हाइड्रोजन गैस लिया है तो उसका जो आयन है वो आपका प्रोटॉन ही होगा. ठीक है,
So what you should be correct here, technically speaking, is these anode rays are made up of positively charged gaseous ions. तो ये एक important point था. एंड दूसरा important point जो कि इनके बारे में जे थॉमसन ने बताया, दैट जो Q by M का वैल्यू था, ठीक है, Q by M वैल्यू फॉर these, it was not something which was similar to what the कैथोड रे का ऑब्जर्वेशन वाज. कैथोड रे के केस में कैसा था? कैथोड रे के केस में what we observed was that Q by M was coming independent of the charge. Q by M was coming independent of the type of gas that was there in fact. ठीक है, यहाँ पर in fact what was found was that Q by M depends on the type of gas that was taken. Q by M depends upon the type of gas taken. ठीक है, तो different gases का different Q by M आ रहा था. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ. So अब क्योंकि different gases का different Q by M आ रहा था, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ठीक है, जिसका मास सबसे कम होगा, यानी कि जिसका Q by M सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है, that is something which was considered to be the fundamental positive charge. ठीक है, जो अगर हाइड्रोजन गैस आप नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम आएगा, तो उसका Q by M का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, तो that was considered to be the fundamental positive particle. ठीक है, अभी तक प्रोटॉन वर्ड का नाम नहीं आया था, प्रोटॉन वर्ड वाज नॉट कॉइन्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम. बस इतना जरूर पता पड़ गया था दैट एटम के अंदर there is something positive and there is something negative, and these are something that can be separated by the setup that we have in front of us. The cathode ray tube experiment, it kind of takes out the positive and the negative out of that atom which we earlier used to think was indivisible. ठीक है, एंड बाद में मतलब काफी 10-15 साल के बाद it was Rutherford who actually coined the term proton. ठीक है, he then based on his model, based on his understanding, gave this term proton. ओके, सो अब बाद में उन सब की कैलकुलेशन हुई. ठीक है, अब यहाँ पर आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ protons, but I'll just quickly write down what are the important aspects regarding this proton. So यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, फॉर प्रोटॉन्स आपका चार्ज कितना होगा? इट वाज 1.6 into 10 की पावर -19 coulombs. ठीक है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन is 1.67 into 10 की पावर -27 kgs. ये आपको ध्यान में रखना रहेगा. ठीक है, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसको और 3-4 डेसिमल तक लिख देता हूँ, बिकॉज मैं न्यूट्रॉन के मास के साथ में इसको डिफर करना चाहूँगा. सो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6726 into 10 raised to the power of -27 kilograms. ठीक है, अच्छा, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन था. साथ ही साथ बस मैं क्विकली यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैपेंड at the same time that protons and electrons were discovered. ठीक है, this happened much later. 1930s में जाके न्यूट्रॉन्स के बारे में पता पड़ा. ठीक है, न्यूट्रॉन्स remained largely undetected because of the fact that they were neutral. उन पे कोई चार्ज ही नहीं था. तो काफी सालों बाद, मतलब जेम्स चैडविक is actually given the credit for bombarding a thin sheet of beryllium
beryllium with alpha particles. So what happened was, this is something again radioactivity based understanding जो कि काफी बाद में आया था, ठीक है, बट आपके सामने इक्वेशन आपको दिखे तो बस समझ जाना कि एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं, ठीक है। जो ये नोटेशंस मैंने यूज करे हैं यहाँ पर, जो मैंने नोटेशंस यूज करे हैं, दोज आर समथिंग टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दीज पार्टिकल्स। तो ये हमारा एक अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एंड दिस इज द न्यूट्रॉन दैट गॉट emitted, ठीक है। एंड अगेन एज अ क्विक अंडरस्टैंडिंग, charge of neutron is 0, ठीक है, it's a neutral quantity, and mass of neutron is something जो कि slightly greater than mass of proton होता है, 1.6749 into 10 raised to the power of minus 27 kg, ठीक है। ये डेटा पॉइंट्स आप ध्यान रख लो बस, ठीक है। हाँ, तो अभी कैसा है ना, यू माइट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि ये क्या रिएक्शन है, मतलब ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हुआ, व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो अभी अगेन एज आई सेड दैट दिस इज समथिंग कि मैंने इलेक्ट्रॉन का आपको डिटेल में बताया, प्रोटॉन का भी मैंने आपको समझाया कि क्या कैलकुलेशंस होते हैं, but neutron is something which got discovered much later, and it does not make sense right now to get into the details of radioactivity and nuclear chemistry. तो इसके लिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस रिएक्शन का डिटेल्स, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट न्यूट्रॉन भी एक इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट इट वुड बी कि जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ उसके काफी साल पहले, ठीक है, 1915 के अराउंड, रदरफोर्ड ने ये पोस्टुलेट करा था, ठीक है, दैट एटम के अंदर apart from proton and electron, apart from the positive charge and the negatively charged particle, there is something else also present, ठीक है। वो रदरफोर्ड ने उस टाइम पर पोस्टुलेट कर दिया था because his calculation of mass of atom and mass of proton plus electron were not matching, ठीक है। despite his efforts, there was a significant difference between the mass of atom and the collective mass of protons and electrons. So he had postulated that there is something present inside the atom that we are not yet able to take out and isolate and study, but it is something which is there. And ये बाद में फिर पता पड़ा that it is something which is a neutral entity, and it was the name neutron given much later, ठीक है। So with this, we are now in a position that we understand that there were these discoveries that led to contradict Dalton's statement that atom is indivisible. Now we understood at that point in time that atom के अंदर भी there are particles present, ठीक है, and there are these positive and negatively charged particles which are present, which we are able to isolate out and study. Now this led to the immediate next question, ठीक है। That immediate next question was that how are these positive and negatively charged particles present inside the atom, ठीक है। Okay, so Nirav and Ayush दोनों का डाउट आ रहा है that does neutron have a significant role except for the mass, ठीक है। न्यूट्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि आप लोग बाद में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डाउट्स एक्चुअली जो कि आप लोगों को आया होगा अपने जूनियर क्लासेस में, दैट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है एंड न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, बट तब भी न्यूक्लियस एज अ you can say combination, or you can say तब भी ये प्रोटॉन्स आपस में कैसे bind रहते हैं together, how are they bound together with each other. So that is something where then
nuclear chemistry comes in, nuclear forces come in, and the importance of neutrons also starts to show. Okay, so just to kind of put a note to that question कि क्या neutron significant है. The answer is yes, neutron is very very important to explain and understand the stability of nucleus. ठीक है, but अभी के लिए क्योंकि हम लोग एज आई सेड न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा. सो लेट मी कम बैक टू द स्टेटमेंट. हाँ हाँ शिवांश, दैट इज करेक्ट दैट हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, बट जो हायर एलिमेंट्स है उनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए न्यूट्रॉन्स जरूरी होते हैं. ठीक है, जहाँ पे लेट्स से दो या दो से ज्यादा प्रोटॉन्स हैं वो आपस में रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, हाउ आर देन दे आर गोइंग टू बी coming together inside the nucleus. So that is where the role of neutrons comes in. Okay, now let's talk about the structure of atom. That came as the next logical question, that how are these positive and negatively charged atoms or particles present inside the atom. Okay, and then various theories started to come out. The first one is something that you already know, that is Thomson's plum pudding model. Now this was something which was not much based on scientific evidence. It was something which actually Thomson was time pe was a big shot, like he was one of the greatest scientists at that time in the field of electricity and magnetism. So Thomson ne matlab kind of without much experimental proof, he presented this model of atom, in which atom is something which is which is made up of a uniform distribution of positive charge throughout. ठीक है, and उसमें randomly negative charge or electrons were embedded. ठीक है, that was something of a description which he gave. Now, as I said, कुछ खास experimental evidence नहीं था. This was something which was based upon a hypothesis or theoretical understanding from Thomson, and was something which was accepted at that point in time by the scientific community, of course with a pinch of salt, because there was no experimental evidence to it. But soon after this model was proposed, Rutherford came up with his gold foil scattering experiment to disprove it. ठीक है, and the reason why we actually study Thomson's model, ठीक है, हम लोग ऐसे तो डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं, बट उसको एक बार के लिए लिखते जरूर है, मेंशन जरूर करते हैं, because how gold foil scattering experiment disproves it makes it quite interesting to understand Rutherford's model of atom. ठीक है, so यहाँ पर ऑब्जर्व करना that how Rutherford's experiment, Rutherford's gold foil scattering experiment disapproved of this model of atom. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, और इनफैक्ट लेट मी ट्राई टू मेक दिस अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग बाय रनिंग अ सिमुलेशन. ठीक है, तो एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना. दिस इज अगेन अ सिमुलेशन दैट आई एम गोइंग टू शेयर ऑन द स्क्रीन, एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सी इट क्लियरली और नॉट. ठीक है, मैंने कहीं पे तो खोल के रखा हुआ था वो. गिव मी 1 second guys. ठीक है, I'll just share the screen once again. All right.
ओके, सो आपको ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग करके दिख रहा है सिमुलेशन सामने? ओके, सबसे पहले ये प्लम पुडिंग मॉडल वाला देखते हैं, ठीक है? लेट मी नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट। ओके, ग्रेट। नाउ अब नोटिस करना, दिस इज समथिंग, ठीक है, आई गॉट द मैसेज। दिस वाज द प्लम पुडिंग मॉडल जो कि थॉमसन ने प्रपोज किया था, एंड दिस प्लम पुडिंग मॉडल हैड समथिंग ऑफ दिस यू नो माइंडसेट बिहाइंड इट, कि ये पॉजिटिव चार्ज है। आप यहाँ लेजेंड ऑब्जर्व करो राइट हैंड साइड में, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा ऐसे स्प्रेड आउट है, ठीक है? एक एटम का ऐसे स्प्रेड आउट है पॉजिटिव चार्ज, and electrons, as you can see, are these tiny blue dots that are present inside, ठीक है? अब what Rutherford thought was कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करूंगा, ठीक है, on this atom, so as a result of this kind of model that was proposed, ठीक है, my positively charged alpha particles, they should just go straight through, ठीक है? ये मैंने यहाँ सिमुलेट करा, मैंने लेफ्ट में अल्फा पार्टिकल्स प्रेस करें, ठीक है? लेट मी पुट ट्रेसेस ओवर हियर एज वेल। सो ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थ्रो करेगा, ठीक है, थ्रू द एटम, and what was found out was there was no deflection or deviation होना चाहिए था if this was the model of atom, ठीक है? that alpha particles just should go straight through, ठीक है? बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, ठीक है? दिस इज नॉट समथिंग व्हाट हैपेंड। व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज, लेट मी कम टू द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है? यहाँ पर ऑब्जर्व करना आप, दैट व्हाट हैपेंड वाज दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल्स वर सेंट, ठीक है, ये वापस से मैंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स थ्रो कर दिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट थ्रू, ठीक है, सम ऑफ द पार्टिकल्स वर एक्चुअली डिफ्लेक्टिंग। यू कैन सी, आप लोगों को थोड़ा आइडिया है अपने बैकग्राउंड जूनियर क्लास के नॉलेज के बेसिस पर, दैट अल्फा पार्टिकल्स व्हेन थ्रोन, some of them actually deflected. They deflected sometimes through small angles and sometimes even through large angles. So this when zoomed in, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल एटम के लेवल पे आ जाता हूँ, ठीक है? ये एक इंडिविजुअल एटम का आप ऑब्जर्वेशन देखना, इस पर जब हम अल्फा पार्टिकल्स थ्रो कर रहे हैं, so what was happening is that अल्फा पार्टिकल्स जो इस न्यूक्लियस की विसिनिटी में आ रहे हैं, इसके आसपास आ रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, सो दे आर समथिंग व्हिच आर बीइंग डिफ्लेक्टेड, ठीक है? एंड जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस से थोड़ा दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट एबल टू गो स्ट्रेट थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है? सो दिस simulation is something which talks about how Rutherford disapproved Thomson's model of atom. So Thomson model में कैसा था? Thomson model अगर correct होता तो electron, the alpha particle should have gotten straight through, ठीक है? But because the observations from Goldfoil scattering experiment were that some particles were deflecting, so it kind of brought in a new set of observations and conclusions, ठीक है? तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, तो ये थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल है which was as I said discarded। इस पे हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल डेफिनेटली ऑब्जर्व करना चाहेंगे बिकॉज इट हैड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। सो काइंड ऑफ लेट मी ड्रॉ इट अ बिट हियर, ठीक है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से आ रहा था यहाँ पर, ठीक है? एंड यू हैव अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल जिसके थ्रू ये पार्टिकल्स पास होंगे, एंड इसके पीछे आपके पास में एक डिटेक्टर स्क्रीन रहेगा, ठीक है?
you had a ZNS coated detector screen. So what was happening was, three observations were made by Rutherford. ठीक है. हाँ, मैं आप लोगों के साथ में उस सिमुलेशन का लिंक भी शेयर कर दूंगा. डोंट वरी, यू कैन ऑल्सो प्ले अराउंड विद इट. सो ये अल्फा पार्टिकल्स के साथ में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया. पहला ऑब्जर्वेशन आया दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू. ठीक है. सो ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन के साथ में मैं उसके कंक्लूजन्स भी आपके लिख देता हूँ यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज दैट मोस्ट alpha particles went straight through. ठीक है. no deflection. So the conclusion that was made by Rutherford was that atom is vastly empty. ठीक है. जो अल्फा पार्टिकल्स है दे आर जस्ट पासिंग थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. What was interesting was the second observation. The second observation क्या मिला Rutherford को, that some particles got deflected by small angles. ठीक है. Some particles got deflected by small angles. Now, what was the conclusion based on this? The conclusion was that ठीक है, because some particles are there. ठीक है. ज्यादा पार्टिकल तो most particles तो went straight through. तो इससे जो मोस्ट स्ट्रेट थ्रू है उससे कंक्लूजन था कि मोस्टली द एटम एम्प्टी है. सम पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए उससे क्या कंक्लूजन मिला, दैट इनसाइड एटम there is a positively charged region. ठीक है. एक्चुअली पॉजिटिव था कि नेगेटिव था वो भी रदरफोर्ड को पता नहीं पड़ा. ठीक है. टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पर पॉजिटिवली चार्ज था रीजन, वो रदरफोर्ड कंक्लूड नहीं कर पाया था, बट चार्ज था. वी कैन डेफिनेटली से चार्ज था बिकॉज डिफ्लेक्शन हुआ था. ठीक है. सो इनसाइड द एटम देयर इज पॉजिटिवली चार्ज रीजन. ठीक है. एंड ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन के बारे में वो एक और कमेंट यही कर पाया था, दैट वेरी स्मॉल फ्रैक्शन. ठीक है. why? Because of only small amount of particles getting deflected. ठीक है. most of the particles are going straight through. So inside the atoms a positively charged region, ठीक है, a small fraction only is present. ठीक है. and he gave it the name nucleus. ठीक है. he gave the name that okay, let's call this as nucleus. Now third observation देखना. third observations was कि very few alpha particles got deflected by large angles. ठीक है. so third observation ऐसा था कि some alpha particles actually got deflected by large angles. ठीक है. more than 90 degree. ठीक है. some even almost came back. so ये आपका एक थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया. this was something which led to another important conclusion, that ये जो large angle से deflection हुए, ठीक है, this kind of made him conclude that this nucleus, ठीक है, this nucleus or you can say the positively charged region, ठीक है, is massive. ठीक है. that is it constitutes almost entire mass of atom. ठीक है. आप ऐसा क्यों सोच सकते हो, you kind of take an analogy of
understand it in this manner that what you can think of it in this manner is जैसे आप मान लो एक आपने लेट्स से टेनिस बॉल लिया, ठीक है, एंड एक लार्ज बलून के ऊपर आप वो टेनिस बॉल थ्रो कर रहे हो, ठीक है, सो द चांसेस ऑफ दैट टेनिस बॉल कमिंग बैकवर्ड्स इज वेरी लेस, ठीक है, बट अगर वही टेनिस बॉल मैं एक मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर डालूं, ठीक है, लेट्स से एक आयरन बॉल के ऊपर डालूं जो कि डेंस है और मैसिव है एंड उस पर स्ट्राइक करेगा तो टेनिस बॉल पीछे की तरफ भी आ सकता है. सो इट इज नॉट अ वेरी good analogy, I would say, but it helps you understand the fact that this positively charged region, this nucleus, was something which was quite dense, because of which the particles were coming almost back. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, लेट मी काइंड ऑफ इंक्रीज द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम यू कैन सी आर गोइंग स्ट्रेट थ्रू, ठीक है, बट सम ऑफ देम आर सफरिंग डिफ्लेक्शंस, ठीक है, एंड सम आर एक्चुअली एबल टू सफर लार्ज डिफ्लेक्शंस, ठीक है, अगर स्पीड में कम कर दूंगा तो आप देखोगे कि हाँ ये कभी लार्ज डिफ्लेक्शन वाला पार्टिकल आपको जाता हुआ दिखा, ठीक है, समथिंग विच इज ऑलमोस्ट कमिंग इन द लाइन ऑफ द एटम, ठीक है, अ वेरी फ्यू. सो this was something which was an important simulation or you can experiment that led to this understanding of structure of atom. ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना कि ये जो ऑब्जर्वेशंस मैंने आपके लिखे हैं यहाँ पर, अभी तक रदरफोर्ड के इतने ही ऑब्जर्वेशंस और इतने ही कंक्लूजन्स थे, ठीक है, अब इसके बाद ओवर एंड अबव दिस एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, over and above this, Rutherford was inspired by the model of solar system, ठीक है, दैट सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो इसके बाद जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया दैट वाज मोर ऑफ एन इंस्पिरेशन बेस्ड thought rather than an experiment based conclusion. So it was something which was an inspiration that came to Rutherford that ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, सर्कुलर पाथ्स, एंड how he explained this model was that for an electron the force of attraction, electrostatic attraction with the nucleus balances out the centrifugal force, ठीक है, which is radially outwards. So ये एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन पर बैलेंस आउट हो रहा है, and that is how the electron is something which is able to stay in a stationary orbit, or you can say fixed orbit around the nucleus. Okay, so this was more of an inspiration. This was not something which came as a experimental conclusion. Okay, so this is something which was Rutherford's model of atom, which was kind of a very good step, okay, towards understanding the structure of atom. Acha, couple of doubts are coming. So Dhruv ka question hai, sir, why was gold foil taken? Well, the important property was that gold could be taken down into thin sheets, okay, so ये thin होना बहुत जरूरी था, ये जो gold foil है ये thin होना काफी जरूरी था. Then आयुष का डाउट है, मास ऑफ एटम, व्हाई डोंट वी काउंट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? वी डू,
मास ऑफ एटम के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काउंट होता ही है, बट बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो इट कैन बी इजीली नेग्लेक्टेड ऑल्सो। ठीक है, अक्षय का डाउट है अगर थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज फैले हुए थे तो फिर क्यों अज्यूम नहीं किया गया कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स वापस आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अक्षय आपका। दिस इज समथिंग ध्यान से ऑब्जर्व करना। आई विल टेक दैट सेम एनालॉजी कि थॉमसन ने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स्ड है। ठीक है, जो ये थॉमसन का मॉडल था प्लम पुडिंग, तो उसमें कैसा ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाया गया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है। तो इट इज फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लाउड। ठीक है, क्लाउड के थ्रू अगर मैं एक टेनिस बॉल थ्रो करूंगा तो वो क्या करेगा, उसको पियर्स करके उसके थ्रू निकल जाएगा ना, because that charge is dispersed. That is what was Rutherford's model. Sorry, my bad, Thomson's model. कि charge जो है वो spread out है, dispersed है, and dispersed charge is not something that is going to be able to deflect a fast moving alpha particle. So alpha particles should have gone straight through. ठीक है, as per the plum pudding model. But that is what didn't happen as compared to the Rutherford's model, जहां पर some of the particles faced deflection. ठीक है, all right. So these were the important points regarding the Rutherford's gold foil scattering experiment. Based on these observations and conclusions, ठीक है, and the inspiration from the solar system, ठीक है, that is why Rutherford's model is also sometimes called as planetary model of atom, because it included that observation. ठीक है, and now this was something around 1909. ठीक है, no, not in fact 1909, my bad, 1903, 1902, 1903 के आसपास है। ठीक है, वैसे तो year doesn't matter to us right now, but soon after Thomson proposed, Rutherford conducted this gold foil scattering experiment which discarded Thomson's model and proposed this new model. Now, as you would know that Rutherford का model also didn't stand long. ठीक है, so there were some important drawback from Rutherford's model. ठीक है, so drawback of Rutherford's model कौन बताएगा मुझे, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, if anyone can venture to tell me what was Rutherford's model. If you do not want to type, you can just type it on the text and I will unmute you so that you can articulate it well. Okay, so Pooja wants to say, ठीक है, let me unmute Pooja. कहाँ है तुम्हारा नाम पूजा? ओके, मिल गया। ओके, बोलो। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक हाई स्पीड पर मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बट इफ दे मूव एट सच अ हाई स्पीड देन द एटम वुड the electrons would remove from their orbit and fall into the nucleus and the atom would collapse. ओके, पार्शियली सही है पूजा, मतलब नॉट कंप्लीटली सही। ठीक है, पार्शियली आपका स्टेटमेंट सही है। लेट मी बिल्ड ओवर दैट। ठीक है, इनफैक्ट लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो ओके, सो आदित्य आचार्य कुछ बोलना चाह रहा है। लेट मी अनम्यूट आदित्य आल्सो। आदित्य कुछ बोलोगे तुम? लेट मी अनम्यूट यू। हाँ, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दे रहे हैं। अरे यार, हाँ आदित्य, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है। आदित्य आचार्य, तीन आदित्य हैं इस क्लास में। Explain why the electrons while revolving they should not lose energy and they should मतलब same energy level, because when they were revolving they should constantly lose energy, but it seemed as though it was so efficient that it did not lose energy at all and it had the same kinetic energy all over. अच्छा चलो ठीक है, मतलब ये भी पार्शियली आप लोगों ने बोला है। सो लेट मी पुट दैट एज अ होमवर्क। ठीक है, वैसे भी अपनी क्लास का टाइम हो गया है, सो लेट मी पुट दैट एज अ होमवर्क क्वेश्चन दैट ओके, क्रिश को भी कहना है कुछ। क्रिश इज समथिंग
I would also want to give an opportunity. Krish को एक मिनट रुको, कृष मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ. कहाँ गया के फॉर कृष. ओके कृष, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है यार, एक मिनट कुछ. Yes, sir. Actually, any charged particle moving in revolution around something should emit energy. So if it emits energy, then it would actually go nearby to the nucleus and eventually fall into it in a very small time period. हाँ, so ये एक करेक्ट स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बोला है क्रिश. सो ओके, लेट मी put it here as well. So this is somewhere, as I said, कि 1900s, starting 1900s चल रहे थे. एंड इसके पहले ना 1870s में एक्चुअली एक थ्योरी आया था, ठीक है, which was theory of electromagnetism. It was given by James Clerk Maxwell, ठीक है, one of the founding fathers of this theory of electromagnetism. And in fact, before Maxwell's theory, electricity and magnetism को अलग अलग पढ़ा जाता था, ठीक है. Electricity and magnetism were actually considered to be different phenomena or topics. But this is where Maxwell came up with his path-breaking theory that magnetism is actually a result of electricity. So when charge or current moves in loops and circles, it generates a magnetic field. So he kind of changed the entire perspective of how we looked at magnetism. Magnetism was not an independent property in itself. It was because of charge. It was because of electricity. So anyways, he gave this theory of electromagnetism at that point in time, 1870s mein, and his theory was something which was considered to be the foundation of physics at that point in time. And according to his theory, there was this important statement that अगर कोई charged particle accelerate करता है, ठीक है, if any charged particle accelerates, then it emits energy in form of radiation, ठीक है. तो अब अगर यही स्टेटमेंट एटम के स्ट्रक्चर पे अप्लाई करा जाए, जो रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर था, तो उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन तो चेंज होता जा रहा है, ठीक है. स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है. दैट मींस दिस पार्टिकल, दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सेलरेशन. If this charged particle is under acceleration in presence of this electric field, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो it must lose energy. It must lose energy by emitting radiation, ठीक है. And if it loses that energy, ठीक है, तो आप लोगों ने मान लो एक ऐसे स्टोन को रोप से टाई करके घुमाना शुरू करा, एंड धीरे धीरे आप उसमें से एनर्जी निकालते जाओगे या फिर आप उसकी स्पीड कम करते जाओगे, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे स्पाइरल करके न्यूक्लियस पर आ जाएगा, ठीक है. इट विल इवेंचुअली लूज इट्स स्पीड, एंड बिकॉज ऑफ विच द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल गो डाउन, बट अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, and eventually the electron will fall onto the nucleus, ठीक है. So this was something which became a problem at that point in time, which was overcome by Bohr's model, and that is something which we are going to discuss in the next class. But मैं as a food for thought आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इस पर पढ़ो एक बार, try to do it some research on yourself, by yourself, that बोर का मॉडल भी यही है एग्जैक्टली. बोर और रदरफोर्ड ने कहा कुछ अलग अलग बोला. बोर भी यही बोल रहा है कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. बट व्हाट इज इट दैट मेड अस एक्सेप्ट बोर्स मॉडल एंड रिजेक्ट रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है. रदरफोर्ड भी बोल ही सकता था कि स्टेशनरी ऑर्बिट है, कर रहा है, बट हाउ डज इट नॉट एक्सप्लेन, ठीक है. रदरफोर्ड भी बोल सकता था कि हाँ है, एनर्जी शेल है,
है स्पेशल ऑर्बिट, रदरफोर्ड भी बोल सकता था. What is it that बोर did something different? ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना कि बोर का मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल से ड्रास्टिकली डिफरेंट है. जस्ट बाय सेइंग अ स्टेटमेंट कि यू नो नहीं नहीं मैक्सवेल की थ्योरी जो बोल रही है वैसा नहीं है कि यू नो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही रहेगा. बट भाई मैक्सवेल की थ्योरी बोल रही है ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा. So how was it that you know Bohr's model was able to overcome this drawback from Maxwell theory, which Rutherford was not able to explain at that point in time? I would want you guys to put some thought in it. Okay, and then let's meet in the next class. Okay. अब आप अभी से आंसर दे रहे हो बट ठीक है, आई विल वांट टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. अभी हमारा टाइम ऑलरेडी हो गया है. ठीक है, सो लेट्स क्लोज टुडेज लेक्चर and think about it. We will start the discussion from here only. ठीक है, मैं यहीं पे आपको ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से स्टार्ट करके दूंगा, wherein I will talk about in detail about this drawback and then build towards the Bohr's model of atom. ठीक है, all right, चलो, thank you guys. Let's close the lecture.